हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं लोकेश द्विवेदी आप सबका अपने इस वीडियो सीरीज प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट इंडियन पॉलिटी को आज हम स्टार्ट करेंगे। और इंडियन पॉलिटी को शुरू करने से पहले हमें जिस पड़ाव से पहले गुजरना पड़ेगा वह हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना के बारे में एक समग्र पहलुओं का अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चन चाहे जिस आयोग के द्वारा पूछे जाएं, आप सही करने की स्थिति में होंगे। प्रस्तावना के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे प्रस्तावना का अर्थ जानेंगे, प्रस्तावना की विषय वस्तु को जानेंगे, इसी के साथ जानेंगे प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों की व्याख्या। उसके बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। फिर इसी के साथ जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आप जब इन दो चीजों को पढ़ लेंगे, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं, और उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं, जब आप इन दोनों चीजों को पढ़ लेंगे तो आप इस स्थिति में होंगे, क्योंकि इन दोनों पहलुओं का संबंध सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से है, इसलिए इस टॉपिक को या इस पॉइंट को इसके अध्ययन के बाद बड़े आसानी से समझा जा सकता है। फिर इसमें एक अगला अध्ययन करेंगे कुछ कमेंट्स, यानी कि प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ राजनीतिक विचारकों ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस ने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन कमेंट्स को प्रश्न बना के पूछा जाता है, इसलिए उन कमेंट्स का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अपने देश की प्रस्तावना पर। हमारे देश की प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग से शुरू होकर समाप्त होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे देश के संविधान की उद्देशिका है, जो दिख रही है, आप सब देख रहे होंगे। अब इसी 80 से 85 वर्ड्स को हमें अध्ययन करना है और इसी 80 से 85 वर्ड्स में प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके विभिन्न पहलुओं से प्रश्न बनते हैं, जिसको हम तोड़ तोड़ कर आगे आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं अर्थ एवं सामान्य बात तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के प्रस्तावना की परिभाषा एक महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और उद्देशिका या प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है वह पूरे संविधान का आधारभूत तत्व है। जैसे आप लोग जानते हैं, जब कोई मूवी रिलीज होती है तो उसको रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च किया जाता है और ट्रेलर में मूवी की पूरी थीम दिखाई जाती है। उसी तरीके से यदि हम पूरे संविधान को मूवी मान लें, फॉर एग्जाम्पल, इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, तो इस पूरी मूवी का जो हमारा ट्रेलर है वह हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है। यानी कि प्रस्तावना वह विषय वस्तु है जो पूरे संविधान के जो सारांश है या समरी पॉइंट है उसको कुछ ही शब्दों में बयां कर सकती है। यानी कि पूरे संविधान का अध्ययन करना हो और समय ना हो या कोई अन्य परिस्थितियां हो, तो संविधान के बारे में मोटी मोटी आइडिया लगाने के लिए जब हम प्रस्तावना का अध्ययन कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे देश के संविधान के निर्माता किस प्रकार के संविधान को चाहते थे, वह किस प्रकार के राज्य की निर्माण की संकल्पना चाहते थे, और यहाँ के नागरिकों को क्या राइट देना चाहते थे और क्या राइट नहीं देना चाहते थे। ऐसी सारी बातों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 80 से 85 वर्ड्स हैं, इनको पढ़कर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जो अभी कुछ मिनट्स में आप भी जान जाएंगे। इसी के साथ प्रस्तावना के बारे में कहा गया है कि यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को रखा गया तथा 22 दिसंबर 1947 को स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो आधार बिंदु है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल पंडित नेहरू है, क्योंकि पंडित नेहरू ने 22 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, और वह जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ संशोधनों के साथ शामिल कर लिया गया।
अब दूसरा इसका करेक्टर ये होता है कि यह संविधान का मुख्य पृष्ठ होती है, यह संविधान का दर्शन है, क्योंकि यह आदर्शों का उल्लेख करती है, आधारभूत मूल्यों को बताता है जिससे हमें भविष्य में प्राप्त करना है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वह बताती है कि हम किस प्रकार के समाज, किस प्रकार के देश, किस प्रकार के राष्ट्र और किस प्रकार अपने नागरिकों को अधिकार देंगे। और हमारी जो प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, यानी कि जो संपूर्ण शक्ति का सेंटर पॉइंट है वह हमारे देश की जनता है, ऐसा हमारे देश की प्रस्तावना स्पष्ट करती है। फिर यह सरकार के लिए दिशा निर्देश है, यह शासन का सिद्धांत है, यानी कि अगला कैरेक्टर जो है हमारे देश की प्रस्तावना का वह यह है कि यह सरकार को एक दिशा निर्देश देती है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना है, किस प्रकार से लोगों को यानी कि अपने नागरिकों को, व्यक्तियों को मूल अधिकार से देना है। ऐसे सारी बातों का उल्लेख हमारे देश की प्रस्तावना करती है। अगला है इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में शामिल की गई, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगला हेडिंग देखते हैं इसकी। अगली हेडिंग है प्रस्तावना के आधारभूत तत्व। अब देखते हैं जो प्रस्तावना का आधारभूत तत्व क्या क्या है। भारत के लोगों से संविधान शक्ति प्राप्त करता है, यानी कि प्रस्तावना कहती है कि जो हमारा देश का संविधान है वह शक्ति हमारे देश के लोगों से प्राप्त करता है, क्योंकि हम भारत के लोग से हमारे देश की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। अगला पॉइंट है यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई भी विचार रख सकता है, अपनी बात को बोल सकता है, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकता है, यानी कि उसको 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अगला बात कहता है प्रस्तावना यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराती है। उसके बाद यह प्रतिष्ठा, अवसर की समानता उपलब्ध कराती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का मतलब ये हुआ कि समाज में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, कोई अपने को जातीय अहंकार में या जातीयता के आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध नहीं करेगा, यानी कि सभी लोग इक्वल रूप से ट्रीट किए जाएंगे। दूसरी बात है समानता, यानी कि अगर कोई नौकरी है या कोई सामाजिक संस्थान है, सामाजिक कार्यालय है, अस्पताल है, ऐसे सारे स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न वेशभूषा के आधार पर, न फिर निवास के स्थान पर कि कोई मध्य प्रदेश का है, कोई केरला का है, तो इसके आधार पर विभेद किया जाएगा। अलग की बात है कि राज्यों के द्वारा अपने यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, वह एक अपवाद का मुद्दा है। लेकिन हमारे देश की प्रस्तावना यह कहती है कि इन सब आधारों पर किसी के साथ विभेद यानी कि भेद नहीं किया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी प्रस्तावना है यह न सरकार को शक्ति देती है और न यह सरकार की शक्ति को कम कर सकती है, यानी कि ये न्यूट्रल कंडीशन में रहती है कि सरकार के पास जो भी शक्ति है सरकार उसका प्रयोग करे। सरकार की शक्ति में ना इजाफा कर सकती है, ना उसके पावर्स को कम कर सकती है। अगला पॉइंट है यह गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के आधार पर कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता कि आप हमारे अधिकार हैं जो कि हमारी प्रस्तावना में गिवन है, आप उसको कम कर दीजिए या हटा दीजिए या फिर बढ़ा दीजिए। फिर यह संविधान लागू होने की तिथि को बताती है और हमारा देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और इसी वजह से 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। अगली बिंदु है इसमें कि हमारे देश की जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, यानी कि जो भी हमने आपको प्रस्तावना दिखाया था उसकी जो विशेष प्रकार की भाषा है, ये देखिए ये जो भाषा है, भाषा शैली है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। अब ये मुद्दा उठा
और यह मुद्दा अंततः 1960 के बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बेरुवाड़ी बेसिकली मुद्दा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद से जुड़ा हुआ था। सीमा विवाद से जुड़ा हुआ था तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से समझौता किया और जो वहां की लैंड थी उस पर लगभग आधे पर हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया और आधा हिस्सा भारत के पक्ष में रख लिया। क्योंकि ये जो बेरुवाड़ी वाला क्षेत्र था, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का विभाजन हुआ, सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, उसके लिए वह जो कार्य था वह सर रेडक्लिफ को दिया गया था। तो इतना बड़ा भूभाग था या तय था कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर रेडक्लिफ के द्वारा सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। हो सकता है रेडक्लिफ के द्वारा एक योजना के तहत यह कार्य किया गया हो कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें छोड़ दिया जाए ताकि भारत पाकिस्तान बाद में भी लड़ता रहे। तो वैसे ही क्षेत्र था बेरुवाड़ी वाला क्षेत्र, जिसका निर्धारण रेडक्लिफ के द्वारा नहीं किया गया था। क्योंकि इस पर अधिकार भारत का था, लेकिन पाकिस्तान बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था, बार बार इस मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहे थे। क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पाकिस्तान का निर्माण खूनी क्रांति के या खूनी प्रयासों के माध्यम से हुआ। तो तत्कालीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वह यह नहीं चाहते थे कि फिर से किसी प्रकार से या लगातार कंटिन्यूअस हमारे पाकिस्तान के संबंध खराब रहे। वह शांति चाहते थे। शायद इसी उद्देश्य से उन्होंने कहा ठीक है, आप आधा हिस्सा ले लीजिए और आधा हिस्सा हम रख लेते हैं, यानी कि बराबर की कंडीशन हुई। अब जब यह केस में आधा हिस्सा दे दिया गया पाकिस्तान को, तब भारत के लोगों के मन में यह एक भावना जागृत हुई और एक तरीके से सरकार के विरुद्ध कार्य होने लगे, सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए कि क्या पंडित नेहरू या भारत की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह अपने देश के भूभाग को दूसरों को दे रहा है और वह अपने भाग को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अंततः ये मामला बहुत बढ़ता गया और अंततः यह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे को अब आगे बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कर बताएंगे, क्योंकि यह क्लास पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कभी मेंस पढ़ाएंगे तो बेरुवाड़ी केस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी संघ 1960 में कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग होती तो भारतीय संविधान के निर्माता कहीं लिख दिए होते कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है और इम्पोर्टेंट निर्णय इन्होंने दिया। लेकिन फिर एक मामला आया केशवानंद भारती केस, जो था 1973 का। बेसिकली केशवानंद भारती केरल के एक मठ के मालिक थे, स्वामी थे, और उस समय लैंड रिफॉर्म के तहत इनकी बहुत सी मठ की जमीन को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें से ही प्रस्तावना का भी पॉइंट आ गया। बस इतना जानिए, मेंस में जब कभी भी चर्चा होगी तब इस केस के बारे में भी बहुत विस्तार से बताएंगे। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1960 का डिसीजन बदल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को बदलने के लिए पावर है। तो उन्होंने 1960 के केस का पलट दिया और उन्होंने एक नई व्यवस्था दी और कहा देखिए जो भी हुआ 1960 में वो हुआ, लेकिन अब एक नया बात होती है। नई बात ये होती है कि जो हमारे देश की प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। तो बेरुवाड़ी संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रश्न यही से बार बार बनता है, किस केस में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस केस में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो केशवानंद भारती केस था यह आज तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच थी, यानी कि 13 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया है। अब अगर इस केस को पलटना है, यानी कि यह कहना है कि जो हमारे देश की प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, तो 13 से बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी और आज तक इतनी बड़ी बेंच बैठी नहीं है। अब
दो चीजें एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बेरुवाड़ी केस में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में कहा नहीं बहुत बड़ी भूल हुई 1960 में, सारे तथ्यों को हम नहीं जान पाए, अब हम जान गए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भैया अब केशवानंद भारती केस के बाद से जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। चूंकि अब 13 जजों की बेंच बैठी थी, उससे बड़ी बेंच बैठी नहीं, तो अब कोई जो छोटी बेंच बैठेगी तो वह मजबूर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़ी बेंच बैठी है उसके डिसीजन को फॉलो करे। इसलिए दो अन्य इनपुट आए, एक आया इनपुट एसआर मुंबई केस 1993 का। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है एवं यह बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा यहाँ जानिए, उसके बाद आगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि संविधान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको न रहने पर, यानी कि जिनको हटा देने के बाद पूरा संविधान डेड कर जाएगा, यानी कि संविधान मृत प्राय हो जाएगा, यानी कि उन प्रावधानों को संविधान से नहीं हटाया जा सकता, जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें संविधान में शामिल रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे हम तथ्य के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। अभी समय के अनुसार हम बताते रहेंगे कि क्या क्या बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या बातें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आती हैं। तो जो यह बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा है यह 1973 के ही केशवानंद भारती केस में आ गया था। फिर अगला केस आया LIC इंडिया केस 1995 का। LIC केस थोड़ा सा जानिए LIC केस के बारे में। LIC कंपनी थी और यह कंपनी अपने कुछ कर्मचारियों को विशेष तरजीह दे रही थी और कुछ लोगों के साथ यह नाइंसाफी कर रही थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भी शामिल करते हुए फिर से एक बार दोहराया कि देखिए जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। अभी तक आपने 4 डिसीजन पढ़े। पहला डिसीजन आपने बेरुवाड़ी केस 1960 का पढ़ा। 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आपने दूसरा केस पढ़ा केशवानंद भारती केस 1973 का, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया अध्याय संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, आधारभूत ढांचा इसे हिंदी में बोलते हैं, कि संविधान के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को हटाया नहीं जा सकता। अगर ऐसे पहलुओं को हटा दिया गया तो पूरा संविधान ही सर्वाइवल में नहीं रह पाएगा, यानी कि डेड कर जाएगा। और यह एक गतिशील विचारधारा है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि समय आने पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत शामिल हैं। फिर दूसरा केस आया एसआर मुंबई केस। एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर से कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। फिर एक केस आया LIC केस 1995। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, यानी कि केवल बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, शेष तीनों डिसीजंस में प्रस्तावना को संविधान का पार्ट माना है। इंपॉर्टेंट चीज। अगला फंडा है प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। अब संविधान चल रहा था, संविधान के अकॉर्डिंग देश की राज्य व्यवस्था सर्कुलेट हो रही थी, तब फिर भारत में तो वकीलों की कमी है नहीं। केस पहुंच गया, फिर सुप्रीम कोर्ट अच्छा बता दीजिए कि क्या संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 के केशवानंद भारती केस में ही एक बात कि जो हमारे देश की पार्लियामेंट है, और आप जान रहे हैं कि 1970 का दशक किस प्रधानमंत्री के काल का है? इंदिरा जी के काल का है। और इंदिरा जी को जो मनाता था वो वहां करती थी, वो पूरी शक्ति का वो प्रयोग करती थी, उन्हें बहुत ज्यादा किसी अंकुश की जरूरत नहीं थी। अब
उस समय इंदिरा जी फुल फॉर्म में थी, पूरे पावर के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी, कार्य कर रही थी। तो जायज था कि कुछ ऐसे पार्टियां थी, कुछ ऐसे लोग थे, या आगे कह सकते हैं जो विपक्ष था वह इनकी नीतियों से प्रभावित था, यानी कि नकारात्मक रूप से प्रभावित था। तो यह दौर था 1970 का, और उसी समय केशवानंद भारती भी थे, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने पिटीशन दायर किया कि जो संशोधन है प्रस्तावना में वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है 1973 के केशवानंद भारती केस में, अब सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता? भाई अगर 368 में कहा गया है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संसद संशोधन कर सकती है और प्रस्तावना संविधान का पार्ट मान लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को तो यही बोलना था कि देखिए भाई आप संशोधन कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह भी चाहता था कि सरकार पर कुछ अंकुश जरूरी है, क्योंकि इतना संशोधन रोज संविधान में संशोधन, रोज अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यम मार्ग अपनाया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि सरकार भी काम करे और सरकार इतना भी काम ना कर पाए कि रोज संविधान में नए आर्टिकल ही ऐड किए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा दे दिया, बोला कि आप संशोधन कितना भी करिए, लेकिन आप इस बात को, इस मर्यादा को ध्यान में रखिए कि आप ऐसे संशोधन नहीं कर सकते जो मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध। तो प्रश्न अगर बने कि क्या संविधान में संशोधन हो सकता है? यस, हो सकता है, लेकिन उसी सीमा तक जिस सीमा तक वह बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या समाप्त ना करता हो। अगला प्रश्न है, फिर संशोधन हुआ और संशोधन एक ही बार हुआ है, वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन, और इसके तहत संविधान में अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो अभी तक केवल एक बार ही संशोधन संविधान में किया गया है। आगे देखते हैं। अब जानते हैं जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द गिवन है, उन्हीं शब्दों से प्रश्न बनता है। जैसे सबसे पहला शब्द या कह सकते हैं संप्रभुता है, इसकी हम व्याख्या करते हैं। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश संप्रभु तब कहलाएगा जब वह अपना निर्णय लेने के लिए, और निर्णय एक राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, यानी कि देश के भीतर और देश के बाहर भी जब कोई देश निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसी अवस्था किसी देश की संप्रभुता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हम आंतरिक मामला देखें तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को ऐड किया गया था। भारत का यह आंतरिक मामला या आंतरिक नीति का मामला था, लेकिन हाल ही में भी 370 को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो बहुत से देशों ने इसका विरोध किया, यूएन तक मामला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ तक मामला गया, लेकिन भारत अपने निर्णय पर अडिग रहा और 370 को पुनः बहाल नहीं किया, यानी कि रिमूव कर दिया। तो क्या हुआ, भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरीके से आप जानते हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी, ये कुछ संधियां हैं जिन संधियों को भारत पर आरोपित किया जाता है, लेकिन भारत इन पर हस्ताक्षर नहीं करता, कहता है हम सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। परमाणु हथियारों के उत्पादन से संबंधित ये संधियां हैं, भारत ने इस पर निर्णय लिया कि हम नहीं करेंगे हस्ताक्षर। विदेशों का बहुत ज्यादा प्रेशर रहा, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। इन दोनों उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, यानी कि देशी और विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय मामलों में जब कोई देश अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन लेता है और उस पर किसी देश का प्रभाव नहीं होता, ऐसी अवस्था किसी देश की संप्रभुता कहलाती है। अगला है समाजवादी। हमारे देश के संविधान में जब प्रस्तावना बनी थी उस समय नहीं था यह शब्द,
संविधान संशोधन के माध्यम से यानी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में यह ऐड किया गया और इसको ऐड किया गया और इसकी परिभाषा यह है, यह दो शब्दों से मिला है, समाज प्लस वाद। यानी कि समाजवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज के प्रत्येक लोगों पर इक्वली रूप से अधिकार, संपत्ति यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की यानी कि बांटने की प्रक्रिया होती है, या फिर एक संकल्पना होती है समाजवादी की कि समाज में कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो और कोई भी व्यक्ति अमीर ना हो, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इक्वली रूप से बंटे होने चाहिए। ऐसी अवस्था समाजवाद कहलाती है। और यह जो भारतीय समाजवाद है यह कार्ल मार्क्स के समाजवाद से अलग है। हमारा जो समाजवाद है यह मिश्रित समाजवाद है, यानी कि इसमें निजी क्षेत्र भी है और सरकारी क्षेत्र भी है। जब किसी भी देश में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों हो तो वह मिश्रित व्यवस्था कहलाता है और हमारे देश में यह व्यवस्था है। इसलिए और इन दोनों का उद्देश्य है समाज के सभी लोगों का विकास करना। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो समाजवाद है वह मिश्रित समाजवाद है वह और गांधी और नेहरू की परिकल्पनाओं पर आधारित है। अगला गिवन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब आप जानते हैं, लोकतंत्र की डिफिनेशन सब लोग जानते हैं। अब्राहम लिंकन की अच्छी सी परिभाषा है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपनी इच्छा के अनुसार सारे मामलों में, सारी नीतियों में अपनी बात को या मत देती है। लेकिन यह जो व्यवस्था है वह छोटे देशों में ही हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देशों के लिए यह व्यवस्था लागू कर पाना, भारतीय संसद दिल्ली में कितने लोग बैठेंगे, नहीं बैठ पाएंगे, बहुत बड़ा देश है। तो ऐसे देशों में जहाँ की जनसंख्या बड़ी होती है वहां का जो लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है और इसमें जनता सांसद और विधायक को चुनकर भेजती है कि जाइए 5 साल तक आप निर्णय कर लीजिए, हम आपको भेज दे रहे हैं, हमारे पास ना समय नहीं है। तो भारत में जो लोकतंत्र है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार होता है, कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई अपनी बात को रख सकता है। यही है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है। अगला है स्वतंत्रता, यानी कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है और स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी कि इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और इसे ही मूल अधिकार में भी शामिल किया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति बोल सकता है, जैसे मैं बोल सक रहा हूँ, कोई व्यक्ति स्पीच दे सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई मुस्लिम बन सकता है, कोई हिंदू बन सकता है, कोई ईसाई बन सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, अपना सकता है। इसी तरीके से वह किसी भी देवी, किसी भी देवता की उपासना कर सकता है, यानी कि उस व्यक्ति को स्वतंत्रता है। अगला पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना में बंधुता। बंधुता का मतलब ये हुआ कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह धर्म होगा, यह कर्तव्य होगा कि वह आपस में सद्भाव को बढ़ाए, भाईचारा को बढ़ाए और यानी कि किसी भी तरीके से युद्ध या फिर वैमनस्यता का जो एक लेवल है उस लेवल को ना प्राप्त करे, बल्कि एक भाईचारे, आपसी समझौतों को स्वीकार करे। अगला है शब्द दिया हुआ है समता, यानी कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता होगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर उसके साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं किया जाएगा कि वह व्यक्ति किसी ऊंची या किसी नीची या स्त्री है या पुरुष है या कोई अन्य जेंडर है या फिर वह किसी पहाड़ी क्षेत्र का है या पूर्वी क्षेत्र का है या फिर कश्मीरी है या फिर दक्षिण भारत का है।
इन सब आधारों पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द समता का अर्थ है। फिर अगला है न्याय। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, पहले ही बता दिया। आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी आज जाके भी व्यवसाय कर सकता है। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिटिकली सिस्टम में उसके साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो चुनाव लड़े या फिर वह कहीं जाता है न्याय के लिए, तो उसे राजनीतिक न्याय भी प्रदान किया जाएगा। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो है वह राष्ट्र का प्रमुख बन सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में वहां पर जो वंशानुगत शासन व्यवस्था है, वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी कि राष्ट्रपति, वह वंशानुगत होता है, यानी कि राष्ट्रपति की पीढ़ी ही राष्ट्रपति पद पर बैठेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कोई भी राष्ट्र का प्रमुख बन सकता है। अब लास्ट छोर में संविधान के प्रस्तावना में कुछ कमेंट है और कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिनको जान लेते हैं। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है और प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। इसी तरीके से अगला कमेंट है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता प्रस्तावना में एक संकल्प है। प्रश्न बन सकता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसे एक संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में इतना ही। हमें उम्मीद है कि प्रस्तावना से संबंधित सारे पहलुओं पर आपकी एक अच्छी पकड़ होगी और अब बनने वाले शायद क्वेश्चन आपके राउंड अप से, यानी कि आपके हद से बाहर नहीं जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।